जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी पे। और मैं आपका अपना हेमंत सर चाणक्य। चलिए बच्चों, बात करने वाले हैं एक बार फिर से हम लोग आपके नवोदय विद्यालय के बारे में। अभी जो 2025 के लिए नवोदय विद्यालय का एग्जाम होने वाला है, उस नवोदय विद्यालय के लिए बात करने वाले हैं। हम इस काम को यूं तो काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे अपने ऑफलाइन में। अब चूंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, तो लगभग 3 से 4 साल का जो समय है, इसमें हम लोग ऑनलाइन में भी काम करने लगे हैं। बहुत ज़्यादा सराहा आप लोगों ने, काफ़ी साथ दिया हमारा, तो वही चीज़ मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। इस नवोदय विद्यालय के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोग हमसे वो यूट्यूब पे कमेंट्स करके या नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके जानकारी लेना चाहते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने पूछी है, वो यहाँ पे आपको मैं आज देने वाला हूँ। और कोई ऐसी जानकारी जो आप हमसे चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट कर दें, व्हाट्सएप पे बोल दें, कॉल कर दें, वो सब आपको बताया जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ें कि अगर आप भी इस नवोदय का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कहाँ से करें, तो उसके लिए आपको हम बताते हैं कि हमारा चैनल है DS एकेडमी। यूट्यूब पे जो हमारा नाम है, वही नाम हमारा प्ले स्टोर पे है। प्ले स्टोर पे आपको हमारा चैनल दिखाई देगा DS एकेडमी। प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, इस ऐप के बारे में आपको कुछ भी समझना हो, कैसे चलाना है, क्या इसके फंक्शंस हैं, कैसे कोर्स परचेज करें, जो भी, तो उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9259029226। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, DS एकेडमी अलीगढ़। कुछ भी आपको GNV के बारे में जानना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को हम आपके इंफॉर्मेशन के लिए आगे लेके जाते हैं। आइए बात करते हैं। प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे कि नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन की कैसे पता लगती है, कैसे हमें पता लगेगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन होते ही या तो आपके पास मैसेज आता है, या मैसेज नहीं आता तो आप चेक कर सकते हैं www.navodaya.gov.in पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। प्यारे बच्चों, एडमिशन से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा के रखें, माने कि आप अपने पेरेंट्स को डिस्कस कर लें कि आपका एडमिशन एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद, इसका मतलब इन डॉक्यूमेंट्स का मतलब आपके फॉर्म भरने से नहीं है, या एडमिशन के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं उनको हम लोग पहले से तैयार करके रखें, क्योंकि कभी कभी हमें टाइम नहीं मिल पाता है। तो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, एक तो निवास प्रमाण पत्र, दूसरा जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जनरल कैटेगरी पे काम नहीं करता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र, अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको चाहिएगा, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। एक आय प्रमाण पत्र, ये भी डिपेंड करेगा, अगर आप BPL लाइन में आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फीस ना देनी पड़े, तो आप उसको ये लगाएंगे। अच्छा, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो JNV आपको खुद बताता है एडमिशन से पहले, ठीक। प्यारे बच्चों, एडमिशन से पहले क्या होता है, देखो एडमिशन से पहले एक तो आपका मेडिकल होता है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन मिल ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एडमिशन मिलने के लिए ज़रूरी है कि आपका मेडिकल पास होना ज़रूरी है। फिर दूसरा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है। कुछ लोग बहुत समझाने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स में छेड़खानी कर देते हैं, तो और उनके डॉक्यूमेंट्स पकड़े जाते हैं, फर्जी पकड़े जाते हैं, बेकार पकड़े जाते हैं, तो उनका एडमिशन वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। एडमिशन लेने से पहले एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी कभी कभी एडमिशन नहीं मिल पाता, उसकी वजह मेडिकल में ना अनफिट हो जाना या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाना। अच्छा, इनमें से जो रिजेक्ट हो जाते हैं उनकी सीट वेटिंग लिस्ट वालों को मिल जाती है। जी हाँ, ऐसा होता है कि पहले अगर मान लीजिए जितने बच्चे सेलेक्ट हुए, उनमें से जो बच्चे वेटिंग आए हैं उनको भी सीट मिल जाती है। वो सीट उन बच्चों को मिलती है जब इन बच्चों को कहीं ना कहीं रिजेक्शन हासिल होता है, तो वो उनकी सीट वेटिंग वालों को मिल जाती है। क्लियर? क्या हम दोबारा एग्जाम दे सकते हैं? क्या हम JNV में दोबारा एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल, पहली बात। दूसरी, क्या कोई दूसरी लिस्ट आती है? ये भी सवाल है आपका। किस किस क्लास में एडमिशन होता है? हम इन तीनों बातों का जिक्र करेंगे यहाँ पर। सबसे पहली बात, क्या हम दोबारा एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल भी आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका बच्चा दोबारा एग्जाम दे पाएगा, तो नहीं। JNV में आपको सिर्फ एक बार एग्जाम देने का मौका मिलता है, अगर जीते तो जीते और हारे तो हारे, दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। क्योंकि अब आप, कुछ लोग खूब समझाने के बाद भी नहीं मानते, और कुछ इधर उधर के कागज लगा के अगर दोबारा एग्जाम दिलवाते, तो यकीन मानिए वो पकड़ा जाता है, वो करना आपका बेकार है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, मेरी हिदायत रहेगी आपके लिए। दूसरी वेटिंग लिस्ट आती है,
बिल्कुल दूसरी वेटिंग लिस्ट आती है, सिलेक्टेड लिस्ट आती है, पर वो किन बच्चों की आती है? मैंने बताया पहले आपको कि जो बच्चे मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनफिट हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, उनके लिए एक दूसरी लिस्ट और आती है। तीसरी बात है किस किस क्लास में एडमिशन होता है, तो जेएनवी में आपका 6 क्लास में एडमिशन होता है, 9th क्लास में एडमिशन होता है और 11th क्लास में एडमिशन होता है। जेएनवी में एंट्री करने के 3 पॉइंट्स हैं, जेएनवी में एंट्री करने के 3 पॉइंट्स हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर है वो आपका 6 है। किसी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में ही ऐसा होता होगा कि 6 वाला बच्चा आगे जाके क्लास को क्विट करे, जेएनवी को छोड़े, अदरवाइज बच्चे जेएनवी को नहीं छोड़ते हैं, राइट। हम बात करेंगे कि नवोदय में माइग्रेशन क्या होता है। जी हाँ, बहुत से लोगों ने सुना होगा नवोदय में माइग्रेशन होता है। आइए बात कर लेते हैं कि नवोदय में माइग्रेशन वाली जो प्रोसेस है वो क्या है। एक बार ढंग से पढ़िएगा। 9th क्लास में 16 लड़के, 9th क्लास में 16 लड़के और 8 लड़की, कुल 24 बच्चे, टोटल 24 बच्चों को नॉन हिंदी से हिंदी और हिंदी से नॉन हिंदी प्रदेश में, माने कि अगर आप हिंदी वाली जगह के हैं तो आपको एक ऐसी जगह भेजा जाएगा जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, या अगर आप ऐसी जगह से हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ से आपको उस जगह भेजा जाएगा जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। नॉन हिंदी से हिंदी और हिंदी से नॉन हिंदी प्रदेश में अन्य भाषा और संस्कृति सीखने के लिए भेजा जाता है। जी हाँ, नवोदय मानता है कि आपको अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के अलावा किसी और जगह की संस्कृति और भाषा भी आनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए बच्चों को, टोटल 24 बच्चों को भेजा जाता है। माइग्रेशन के समय बच्चे छुट्टी में घर आ सकते हैं। जी हाँ, ये जो बच्चों को भेजा जाता है वो 1 साल के लिए भेजा जाता है। अब पेरेंट्स अगर ये सोचा कि बच्चा 1 साल के लिए, मान लीजिए यूपी का बच्चा है और वो तमिलनाडु चला गया, मान लीजिए तमिलनाडु चला गया, तब क्या वापस नहीं आएगा? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। छुट्टी के टाइम बच्चा अपने घर भी अब वापस आ जाता है। अच्छा, एडमिशन के समय पेरेंट्स को माइग्रेशन के लिए लिखित में सहमति देनी होती है। अब कुछ पेरेंट्स ये सोचें कि हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा यहाँ से दूर जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। वो माइग्रेशन वाली प्रोसेस आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो राजी राजी गैर राजी आपको भेजना ही पड़ेगा। फिर भी आप अड़ जाते हैं कि ना जी हम नहीं भेज रहे हैं, तो वो कहेंगे आप अपने बच्चे को ले जाइए। माइग्रेशन का तो प्रोसेस हर बच्चे को फॉलो करना ही पड़ता है, इसके लिए आपको लिखित में सहमति भी पहले ही देनी पड़ती है। 24 बच्चे कोई भी हो सकते हैं, इसमें कोई फिक्सेशन नहीं होती कि हमारा बच्चा होगा नहीं होगा या वो बच्चा होगा नहीं होगा, कुछ भी 24 बच्चे हो सकते हैं। टोटल आपके 16 लड़के और 8 लड़की ये होना तय है, ठीक है। नवोदय में आरक्षण का प्रोसेस क्या है? बात करें नवोदय के आरक्षण की तो टोटल 80 सीट में से 60 जो सीट हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं कि 60 सीट तो ग्रामीण वालों को येन केन प्रकार दी ही जानी है। अच्छा, और 20 सीट जो हैं वो शहरी क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। अच्छा, अब इन 80 में से, टोटल 80 में से 26 से 27 जो सीट हैं वो लड़कियों के लिए आरक्षित हैं, वो लड़कियों को मिलनी है, चाहे वो 60 ग्रामीण वाली हो या 20 शहरी वाली हो। उनमें से कैसे भी करके उनको 80 में से 26-27 सीट लड़कियों को देनी है और 2 से 3 सीट दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं। माने कि 22 की बात करें, अब आप हिसाब लगा लीजिएगा, अगर हम 27 और 3 लगा लें 30, और बची जो 40 सीट है, लगभग 40, और वो 40 आपकी जो होने वाली है, मतलब 40-50 के आसपास जो होने वाली 50 सीट्स, उसमें आप बॉयज़ वगैरह जो भी सारा हिसाब किताब जोड़ेंगे तो ये नवोदय का एक आरक्षण है जो कि फिक्स रहने वाला है। हम बात करेंगे कि नवोदय में OMR की कैसे भरें। देखिए बच्चों, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको भरनी होती हैं, उसका आप ध्यान रखें। रोल नंबर अगर आपको भरना है, आपका कोई भी रोल नंबर है 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर अगर आपने 3 भरा तो आपको 3 पर भी गोला भरना है, ठीक है। 6 भरा तो आपको 6 पर भी गोला भरना है। कुछ डिटेल आपको भरनी होती है, कुछ डिटेल जो क्लास में मौजूद इन्विजिलेटर है उनको भरनी होती है। वो एक इजी टाइप की प्रोसेस होती है जो इजीली हम आपको समझा सकते हैं। एक खास बात जो आपको OMR के बारे में समझनी है वो ये आपकी OMR की है। इसमें बच्चे जो अक्सर गलतियां कर देते हैं वो क्या है, जैसे आपको मान लीजिए 10 क्वेश्चंस आपने एक, मतलब हमारे पास क्वेश्चन 1, इस बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, हमें 7 क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए गए। अब हमने क्या किया, जब इनको सॉल्व करना शुरू किया तो पहले का आंसर हमारा हो गया A, दूसरे का आंसर हो गया B, तीसरे का आंसर हम पे आया नहीं, चौथे का आंसर हो गया C, पांचवे का आंसर हो गया A, छठे का हम पे आया नहीं, सातवें का हम पे आया नहीं, मान लीजिए। अब हम इसको जब भरना शुरू करते हैं तो हमने पेपर अपने सामने रखा, OMR के सामने रखी, हमने देखा A यहाँ भर दिया, फिर हमने देखा B, ये B भर दिया, मतलब B भर दिया, फिर हमने देखा C। मतलब हम ये नोटिस ही नहीं करते कि थर्ड क्वेश्चन हमें छोड़ना होता है, और हम अब थर्ड वाला जो कि अभी हमें छोड़ना है,
हम क्या करते हैं कि फोर्थ वाले को इसमें भर देते हैं, फोर्थ वाले को इसमें भर देते हैं, ऐसे करके ये गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे ओएमआर की भरने में कर देते हैं। ये ज्यादातर गलती कब होती है, जब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके भर लेते हैं और लास्ट में ओएमआर की भरना शुरू करते हैं कि पहले पेपर सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में ओएमआर की भरना सॉल्व करेंगे। तो मेरा उन बच्चों से कहना यह है कि आप 10 क्वेश्चंस का अपना एवरेज लगाइए, 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए, उनको तुरंत ओएमआर में भरिए, फिर 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर उनको ओएमआर में भरिए। अगर इकट्ठे 20-25 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे हैं, उसके बाद आप ओएमआर में भर रहे हैं, ठीक है, तो यहां कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो जाएगी। और मिस्टेक होने के बाद अगर आपको कोई गाइडेंस दे कि आप ब्लेड छुपा के ले जाना, उसे नोच देना, खुरेच देना, फाड़ देना, ऐसा कुछ भी कर देना, तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ी है, आपकी ओएमआर की वहां से रिजेक्ट हो जाती है, उसका नंबर भी आपको नहीं मिलता है, ठीक है। ओएमआर की से ज़्यादा छिड़का नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी ओएमआर की आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ओएमआर को ऐसे ही करना कि 10 क्वेश्चन का स्लॉट बना के आप उसे फिलअप करते रहना। हम बात करेंगे कि नवोदय में एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, माने कि ऐसे क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद, मतलब या पहले से ही बेसिकली हमें नवोदय में एडमिशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने ही चाहिए। उन सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपका निवास प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाना होता है, पहली बात। यह तहसील या कॉमन सर्विस सेंटर से बनता है। निवास प्रमाण पत्र स्टूडेंट के नाम से बनता है, ये पेरेंट्स ना समझें कि पेरेंट्स के नाम से लगेगा, वो स्टूडेंट के नाम से लगेगा, ठीक है। दूसरा होता है आपका जाति प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी कहते हैं। अच्छा, जाति प्रमाण पत्र ये भी आपका ऑनलाइन ही बनवाना होता है, ठीक है। ये तहसील या कॉमन सर्विस सेंटर से बनता है, ये भी कॉमन है। जाति प्रमाण पत्र स्टूडेंट के नाम से बनता है, इसका पेरेंट्स के नाम से कोई लेने देने नहीं है। अब जनरल कैटेगरी वालों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये एसटी, एससी, ओबीसी में काम करेगा, जनरल वालों के लिए काम नहीं करता है। तीसरा है आपका आय प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग इनकम सर्टिफिकेट भी कहते हैं, और आय प्रमाण पत्र ये ऑनलाइन बनवाना होता है। यह तहसील या कॉमन सर्विस सेंटर से बनता है। आय प्रमाण पत्र स्टूडेंट के माता पिता के नाम से बनता है, क्योंकि स्टूडेंट की तो वैसे भी कोई आय नहीं होने वाली, वो उसके माता पिता की आय है, उनके नाम से बनता है। ये भी डिपेंड करेगा कि हम लोग बीपीएल वाली कैटेगरी वाले हैं तो उसमें ही हमें जरूरत पड़ेगी। अगर बीपीएल से ऊपर वाले हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट है तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें इसकी फीस तो फिर देनी है। ये जरूरी पड़ता है जब हमें फीस नहीं देनी है उसके लिए। अगला है आपका अंक प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग स्टूडेंट की मार्कशीट कहते हैं, क्लास 5 की। देखिए, इसमें आपको बात समझनी है, हमने कह रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट का 5th क्लास में पास होना अनिवार्य है। माने कि अगर आपका बच्चा 5th क्लास में फेल हो जाएगा और भले ही उसने जेएनवी का एडमिशन पास कर लिया है तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। जेएनवी का एंट्रेंस पास कर लेना और 5th क्लास में फेल हो जाना, दोनों बातें बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसा नहीं होगा कि 5th क्लास में फेल हो गए, जेएनवी का एग्जाम पास कर लिया तो भी आपको उसमें एडमिशन तो मिलने वाला है नहीं। बच्चे का 5th क्लास में पास होना जरूरी है, बहुत कॉमन सी बात है। दूसरी बात, स्कूल से मार्कशीट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लें, सिर्फ मार्कशीट लें आप, ठीक है। आप बच्चे की मार्कशीट जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप उसकी मार्कशीट लेके रख लें, लेकिन टीसी जो है वो एकदम ना बनवाएं। टीसी तब बनवाएं जब आपका सब कुछ फाइनल हो जाए, आपका मेडिकल फाइनल हो जाए, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब क्लियर हो जाए, तभी ले पाएं। क्योंकि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए जाते हैं तो हमारा फॉर्म किसी वजह से अगर रिजेक्ट हो जाता है और यहाँ से भी हम लोग टीसी कटवा चुके हैं, वहाँ हमको एडमिशन मिला नहीं और यहाँ से हमारी टीसी हमने कटवा ली, यहाँ से नाम कटवा लिया, तो भी आपको दिक्कत आएगी। ऐसा आपको नहीं करना है। टीसी को छोड़ दीजिए, बाद में करवा लेंगे, पहले वहाँ सारी चीज़ें फाइनल हो जाने दें। अगला है आपका ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग रूरल एरिया सर्टिफिकेट कहते हैं। यह सर्टिफिकेट तहसीलदार या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा बनवाना होता है। शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसे एडमिशन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और आप एडमिशन के समय इसको नहीं देते हैं तो भी आपको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, माने कि एडमिशन मिलने में। नेक्स्ट है आपका दिव्यांगता या विकलांगता प्रमाण पत्र, इसको हम लोग हैंडीकैप सर्टिफिकेट कहते हैं। अच्छा, बिना इस सर्टिफिकेट के आपको ये कोटा तो नहीं मिलने वाला, ये तो बात तय है, ठीक है। भले ही हमारे पास अगर हम विकलांग हैं, दिव्यांग हैं और ये सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कोटे का लाभ हम लोग नहीं ले पाएंगे। दूसरा है, इस प्रमाण पत्र पर सीएमओ के सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। किसी लोकल डॉक्टर या किसी जैसे भी आप उसके हिसाब से अगर सोच रहे होंगे बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस पे आपका सीएमओ का जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है उसका साइन होना बिल्कुल जरूरी है, वरना ये मान्य नहीं होता है, ठीक है।
हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय में कट ऑफ का रेशियो क्या रहता है। तो देखिए, नवोदय विद्यालय अपनी कोई ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं करता है। नवोदय विद्यालय अपनी कोई ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं करता है। इसके बारे में कैसे पता लगता है? जो बच्चे हमने पढ़ाए उसका सिलेक्शन हुआ और हमने उससे पूछा तुम्हारे कितने नंबर आए, या कभी नवोदय में गए तो जो बच्चों के नए नए एडमिशन होकर आए उनसे पूछा कि तुम कितने नंबर का करके आए थे, कौन सी कैटेगरी से हो, तुम्हारा कितने नंबर पे नंबर आ गया। ये सब पता करने के बाद एक ओवरऑल रिजल्ट निकाल के ये लाते हैं हम लोग कि जनरल वाले बच्चों को 85 प्लस नंबर लाने हैं, ओबीसी वालों को 80 प्लस लाने हैं, एससी वालों को 60 प्लस लाने हैं, एसटी वालों को 50 प्लस लाने हैं। अगर आप ये स्कोर करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अगर आप इस स्कोर को मतलब टारगेट करते हुए काम कर रहे हैं तो एक दो नंबर कम रह जाना भी दिक्कत आपको दे सकता है, तो बिल्कुल आपको यही इसको टारगेट करना पड़ेगा। वैसे भी हम जानते हैं कि नवोदय हमें सिर्फ एक बार तैयारी करने का मौका देता है, तो बिल्कुल भी इसकी तैयारी हम लोग चूकेंगे नहीं। जहां मौका पड़ जाए, जैसे मौका पड़ जाए, तुरंत हम एक सही सटीक तैयारी करेंगे और हम अपने काम को निकाल के ले जाएंगे। अगली बात करेंगे हम लोग कि नवोदय विद्यालय में बच्चों का डेली रूटीन क्या होता है। सुबह से लेके उठने से लेके रात को सोने तक बच्चों का क्या प्रक्रिया है, समझिएगा। सुबह 5:30 बजे बच्चों को उठना होता है, 6:30 बजे तक उनकी रेगुलर पीटी रहेगी, मतलब रेगुलर पीटी पे जाना होता है 6:30 पर। फिर 7:30 तक नाश्ता करके तैयार होना है बच्चों को, और नाश्ता मेस में मिलता है। पढ़ाई से पहले प्रेयर भी होती है, ठीक है। 7:30 तक तैयार होकर पहुंचे, नाश्ता मेस में किया, फिर अपना पढ़ाई के लिए गए, लेकिन पढ़ाई से पहले उनकी प्रेयर होगी। लगभग 8:30 पर पढ़ाई शुरू होती है, 8:30 से पढ़ाई शुरू हो जाएगी और 11 बजे उनका ब्रेक होता है और 30 मिनट्स 30 मिनट का आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। उस ब्रेक में बच्चों को वहां से बिस्कुट के संग ब्रेड, दूध या कुछ भी ऐसा करके दिया जाता है। 11 बजे आधे घंटे का ब्रेक, फिर दोबारा पढ़ाई शुरू होती है और दोपहर 1:30 बजे तक उनकी पढ़ाई चलती है। 1:30 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाती है। इसके बाद 1:30 बजे से 3:30 के लिए 2 घंटे मेस में जाकर बच्चों को खाना खाना है और अपना हॉस्टल में आराम करना है। 3:30 तक अपना जो है उन्हें अपना सारे काम रेस्ट वेस्ट करके खाना खा के रेडी करना है। अब 3:30 से 5 बजे तक रिवीजन क्लास और डाउट क्लास चलती है। शाम 5 बजे तक मतलब चलेगी, लगभग आप हिसाब लगाएं 5 बजे तक। अब शाम 5 बजे से बच्चे अपनी पसंद का कोई भी खेल खेल सकते हैं। किसी को बैडमिंटन खेलना है, किसी को वॉलीबॉल खेलना है, किसी को क्रिकेट खेलना है, किसी को जो अपनी पसंद का खेल है बच्चे फिर वो खेल खेलते हैं। लगभग शाम 6:30 तक उनका 6:30-7 बजे तक उनका खेल चलता है। जब खेल खत्म होने के बाद बच्चों की काउंटिंग की जाती है, कितने बच्चे आए, कितने खेले, कितने वापस हॉस्टल में जा रहे हैं, उनकी काउंटिंग करके यहाँ से विदा करेंगे उनको। और खेलने के बाद बच्चों को नाश्ता मिलेगा एक बार फिर से, और नाश्ता मिलने के बाद फिर रात को 8 बजे डिनर होता है और बच्चे उसके बाद सो जाते हैं। ये बच्चों का टोटल सिनेरियो है जेएनवी में पढ़ने वाले बच्चों का, सुबह से लेकर रात तक का, जिसे हम कहते हैं कि जेएनवी के अंदर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है। होलिस्टिक बोले तो हर चीज का विकास है, खेलने का, कूदने का, दिमाग का, शारीरिक, हर चीज का विकास है। अब अपने बच्चे को हम लोग जेएनवी में एडमिशन कैसे कराएं, कैसे हम लोग बच्चे को जेएनवी में पहुंचाएं, तो उसका रास्ता मैंने आपको बता दिया। प्ले स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसका नाम डीएस एकेडमी है। आप इसे इंस्टॉल करें और हमसे कांटेक्ट करें। इस ऐप के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है, ना ही सिर्फ पढ़ाया जाता है, उनके डाउट्स सॉल्व किए जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाता है। किसी का मैथ्स वीक है तो उसको मैथ्स पे काम करके देंगे, किसी का रीजनिंग वीक है रीजनिंग पे काम करके देंगे, किसी का लैंग्वेज वीक है तो लैंग्वेज पे काम करके देंगे। माने कि हम इस काम को बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, तो अपना एक इतना एक्सपीरियंस हम बच्चे को दे पाएंगे कि कम मेहनत में कैसे उसको सिलेक्शन मिलेगा। क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि एक ही मौका है और बस उसी मौके में कुछ कर दिखाना है। अगर हम आपके बच्चे के लिए कुछ कर देते हैं तो हमें भी उतनी खुशी होती है जितनी कि आपको होती, शायद आपसे ज़्यादा हमें होती है। चलिए, आप हमसे जुड़े रहें डीएस एकेडमी यूट्यूब से और डीएस एकेडमी प्ले स्टोर से। कुछ भी जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9259029226। जय हिंद।